हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी में सेक्शन 164 से लेकर 166 बी तक के जो भी प्रोविजंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे और ये इम्पोर्टेंट केस लॉ होंगे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो 164 है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो आपका बात करता है संस्वीकृति कौन अभिलिखित कर सकता है। ठीक है, जो कन्फेशन रिकॉर्ड होता है, कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन का मतलब कि जो अपराध जिसने किया है वो स्वयं ऐसे कोई कन्फेशन करता है तो वहाँ पर कौन रिकॉर्ड करेगा उसको। ठीक है, जो बलात्कार पीड़ित व्यक्ति है उसकी चिकित्सीय जो परीक्षा की जाती है उसकी क्या प्रक्रिया होगी, अनुरोध पत्र यानी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कब जारी किया जाता है, ये सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं आज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करें यहाँ पर सेक्शन 164 की। तो सेक्शन 164 क्या कहता है? संस्वीकृति और कथनों का अभिलिखित करने, यानी कि यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। या आपका सबसे पहला तो है जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है आपकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड। यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है? स्टेटमेंट जो दिए जा रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड कर सकता है। जो भी मैनर्स होंगे, जिस मैनर में रिकॉर्ड करना है उसमें रिकॉर्ड कर सकता है। अब यहाँ पे जो सेक्शन 164 है उसकी उपधारा 1 से लेकर उपधारा 5 तक में संस्वीकृति को बताया गया है, संस्वीकृति के बारे में प्रोविजन दिया गया है। लेकिन जो लास्ट है आपका जो उपधारा 6 है वहाँ पर स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे संस्वीकृति के बारे में। संस्वीकृति का मतलब क्या होता है? जैसे ए नाम के व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, अब यहाँ पे ये चाहता है कि वो कन्फेशन करे कि वो उसने अपराध किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कन्फेशन करेगा तो किससे करेगा ये बताता है आपको उपधारा 1। तो उपधारा 1 क्या कहती है कि कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, यहाँ पे दो मजिस्ट्रेट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला है जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर जो महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, उन्हीं दो के पास यहाँ पे पावर है। बाकी और किसी के पास भी यहाँ पे पावर नहीं दी गई है। यहाँ पे दो मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है, या तो महानगर मजिस्ट्रेट होना चाहिए या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट। इन दोनों मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि जो कन्फेशन की जा रही है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष कन्फेशन हो रही है, ठीक है, संस्वीकृति की जा रही है, अब उनकी अधिकारिता हो उस मामले में या फिर नहीं। जैसे ए नाम का व्यक्ति है जिसने अपराध किया, ठीक है, तो बी नाम के कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में यहाँ पे मामला चलने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये दूसरी जगह पकड़ा गया है। अब वहाँ पे क्या है कि उसके अधिकारिता नहीं है मामले सुनने की। ठीक है ना, सी नाम का कोर्ट है, इसको अधिकारिता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कन्फेशन है वो ये रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसके द्वारा कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब यहाँ पे अधिकारिता हो और चाहे ना हो, तो ये पहली चीज़ होगी। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका कि महानगर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट, और उसकी अधिकारिता हो या ना हो। इस अध्याय के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण के प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई संस्वीकृति को अभिलिखित कर सकता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि पहला तो आपको याद रखना पड़ेगा। मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सेक्शन और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करने की पावर किसके पास है? तो पावर है आपकी जो महानगर मजिस्ट्रेट है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और उसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है। ठीक है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अब इन दोनों की चाहे मामले में अधिकारिता हो या ना हो ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कब रिकॉर्ड करेंगे? जब अन्वेषण हो रहा है, अन्वेषण यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस की, उस दौरान पे यहाँ पे किया जा सकता है। या फिर जो अन्वेषण तो कंप्लीट हो गया है लेकिन जांच और विचारण के प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय पर यहाँ पे अभिलिखित कर सकते हैं संस्वीकृति को। ठीक है, तो जांच और विचारण के बाद यहाँ पे नहीं बताया गया है कि जांच विचारण प्रारंभ हो गई उसके बाद आप कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जांच विचारण के प्रारंभ होने के पहले यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? इस कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया गया है। जो प्रोवाइजो है वो क्या कहता है कि यह कि उपधारा, इस उपधारा के अधीन की गई कोई संस्वीकृति या कथन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अभिलिखित किया जा सकता है। यानी कि जो इस उपधारा के अधीन, जो उपधारा 1 के अधीन जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है वो क्या किया सकता है? जो अभियुक्त व्यक्ति है
उसके जो अधिवक्ता है, उस अभियुक्त ने किसी को प्लीडर अपॉइंट किया होगा, उस प्लीडर की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक यानी वीडियोग्राफी के माध्यम से भी यहाँ पे अभिलिखित करवाया जा सकता है इस संस्वीकृति को, ठीक है ना, किया जा सकेगा मैं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि आप करवाएंगे ही, ठीक है, वीडियोग्राफी के माध्यम यहाँ पे किया जा सकेगा, ऐसा लिखा हुआ है। और ये जो प्रोवाइजो है आपका, ये कब जोड़ा गया था? ये प्रोवाइजो आपका जोड़ा गया था 2008 के संशोधन में। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2008 के संशोधन में ये प्रोवाइजो जोड़ा गया था कि वीडियोग्राफी के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकता है। अब दूसरा प्रोवाइजो आता है इसी उपधारा के अधीन की, परंतु यह कि कोई संस्वीकृति ऐसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं किया जाएगी जिसे तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति। अब यहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर है, अब उसको क्या किया गया है कि उसको मजिस्ट्रेट की पावर दे दी गई है। तो मजिस्ट्रेट की पावर तो दी गई, लेकिन वहाँ पे वो कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो की गई कन्फेशन को मान्यता नहीं मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुलिस के द्वारा कोई ऐसा कथन किया जाता है उसको भी साबित नहीं किया जा सकता। जैसे 161 का स्टेटमेंट है, जैसे हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, 161 का जो स्टेटमेंट होता है पुलिस के समक्ष होता है और उसको साक्ष्य के रूप में बरता नहीं जाता है, यानी साक्ष्य के रूप में उसको साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको क्या किया जा सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है उस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे यदि किसी पुलिस अधिकारी को क्या किया गया है, मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है, तो वो भी ऐसे कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया उपधारा 1 जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो पावर बता दिया गया है, कब रिकॉर्ड किया जाएगा ये बता दिया गया है, ठीक है, और उसकी अधिकारिता हो या ना हो तब भी वो रिकॉर्ड कर सकता है। अब उपधारा 2 क्या कहती है, मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्वीकृति कर रहा है यह समझाएगा कि उसकी संस्वीकृति करने के लिए वह आबद्ध नहीं है, और यदि वह उसे करेगा तो उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग लाई जा सकती है, और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक कि करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण न हो कि स्वेच्छा से की जा रही हो। अब यहाँ पर क्या है, मजिस्ट्रेट ऐसे रिकॉर्ड तो करेगा कन्फेशन को, ठीक है ना, जो संस्वीकृति है उसको अभिलिखित तो करेगा, लेकिन अभिलिखित करने से पूर्व और जो व्यक्ति ऐसा संस्वीकृति अभिलिखित कराना चाहता है, ठीक है ना, जो अपराधी व्यक्ति है, यानी ए नाम का जैसे व्यक्ति है उसने अपराध किया था, उस संस्वीकृति करना चाहता है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट जो आता है इसके रिकॉर्ड करने, तो यहाँ पर जो ए नाम के व्यक्ति से पूछा जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा कि जो आप ये कथन कर रहे हो तो ये अपनी स्वेच्छा से कर रहे हो क्या, ठीक है। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो अपनी स्वेच्छा से कर रहा है तब यहाँ पर उसको रिकॉर्ड करेगा, लेकिन रिकॉर्ड तभी करेगा जब यहाँ पे इसको बता दिया जाए कि यदि आप जो स्वीकृति कर रहे हो उस संस्वीकृति को आपके विरुद्ध क्या किया जा सकता है, साक्ष्य में उपयोग में लाया जा सकता है, यानी एविडेंस के रूप में भी यहाँ पे बरता जा सकता है, इसलिए आप आबद्ध नहीं है, यानी ठीक है ना, बाउंड नहीं है। अपराधी को जो है उसको बताया जाता है कि आप आबद्ध नहीं है कि आप ऐसी जो भी संस्वीकृति कर रहे हैं वो संस्वीकृति करें, आप चाहें तो इसको मना कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप संस्वीकृति करें ही। और यदि मान लीजिए मजिस्ट्रेट को इसे विश्वास करने का कारण हो जाता है कि इसे स्वेच्छा से किया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसी संस्वीकृति को रिकॉर्ड किया जाएगा। विश्वास करने का कारण रीजन टू बिलीव्स आईपीसी में कहाँ पर बताया गया है, आईपीसी सेक्शन 26 में यहाँ पर बताया गया विश्वास करने का कारण का मतलब क्या होता है। उसके बाद अब यहाँ पे उपधारा 2 हो गई। अब उपधारा 3 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद उपधारा 4 में क्या बता देगा, यहाँ पे ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा अभिलिखित करने के लिए धारा 281 में उपबंधित रीत से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाएंगे, और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा। अब यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है जो कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है उसको किस माध्यम से लिखे, मतलब जो उसके लिखने का तरीका कैसा होगा, क्या रीति होगी, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट टाइप का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो सेक्शन 281 है, 281 में क्या लिखा है कि जो अभियुक्त व्यक्ति है उसकी परीक्षा की जाती है, ठीक है ना, जो उसके एविडेंस है उसको रिकॉर्ड किए जाते हैं सेक्शन 281 के तहत, ठीक है। तो उसी रीति से जैसे कि एविडेंस रिकॉर्ड किया था उसी रीति से यहाँ पे संस्वीकृति को रिकॉर्ड किया जाएगा।
किसके द्वारा किया जाएगा? जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है, ठीक है, या फिर महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, इन दोनों को ही पावर है और ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी इस संस्वीकृति को ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कैसी रीति से? सेक्शन 281 सीआरपीसी के तहत जो रीति लिखी, ठीक है ना, 281 में जैसे एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है अभियुक्त का, उसी प्रकार से उसी रीति से अभिलिखित की जाएगी। अब यहाँ पर संस्वीकृति अभिलिखित कर ली गई, ठीक है। तो अभिलिखित करने के बाद जो ऐसी संस्वीकृति कर रहा है, ठीक है ना, जो अपराधी है उसके क्या किए जाएंगे? हस्ताक्षर लिए जाएंगे, साथ ही जो मजिस्ट्रेट है वो भी उस पर हस्ताक्षर करेगा। तो मजिस्ट्रेट और उन दोनों की यहाँ पे हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब उपधारा 5 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपधारा जो यहाँ पे 5 है, वो क्या कहती है कि उपधारा 1 के अधीन किया गया संस्वीकृति से भिन्न कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसके पश्चात उपबंधित दृश्य अभिलिखित किया जाएगा और जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियाँ सर्वाधिक उपयुक्त हो। अब यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है? संस्वीकृति से भिन्न कोई ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता है, ठीक है, तो संस्वीकृति से भिन्न कोई ऐसा रिकॉर्ड, अगर संस्वीकृति से भिन्न कोई ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता है, कोई ऐसे कथन है जिसको रिकॉर्ड करना चाहता है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका एक कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है। यानी कि जो कथन कर रहा है उसको क्या होगी? उसको शपथ दिलाएगा, शपथ के माध्यम से ही ऐसे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब 5A जोड़ा गया था, ठीक है ना, जो सेक्शन 164 है उसमें जो उपधारा 5A जोड़ी गई थी, वो कब जोड़ी गई थी? वो जोड़ी गई थी आपके 2013 में। 2013 का एक अमेंडमेंट आया था, ठीक है, निर्भया कांड वगैरह हुए थे। उसके बाद कई सेक्शन जोड़े गए, कई अमेंडमेंट्स यहाँ पे किए गए सीआरपीसी आईपीसी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जोड़ा गया था? जो यहाँ पे रेप से रिलेटेड मामले होते हैं, ठीक है ना, छेड़खानी से रिलेटेड मामले, तो 354 लज्जा भंग वगैरह से हो गए, ठीक है ना, 354A 354B C 376, यानी जो रेप से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड जो मामले हैं उनके विरुद्ध जो ऐसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा जो किया जाएगा, ऐसा रिकॉर्ड किया जाएगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्वीकृति संबंधी 1 to 5 है, वहाँ 1 to 4 है, ठीक है, और वहाँ पे प्लस जो उपधारा 6 है ये है, ठीक है ना। और स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किए जा रहे थे वो कहाँ पे है? जो उपधारा 5 में है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो रेप से रिलेटेड मामले हैं उसमें जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं उपधारा 5 के तहत, तो यहाँ पर कौन रिकॉर्ड करेगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही पावर यहाँ पे दी गई है, ठीक है। जो यहाँ पे महानगर मजिस्ट्रेट है उसको पावर यहाँ पे नहीं दी गई। परंतु यदि कथन करने वाला व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति है जो कथन करने वाला है, ठीक है, जो स्टेटमेंट चाहता है कि वो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो, वो क्या है? अस्थायी या फिर स्थायी रूप से या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से क्या है? निःशक्त है, यानी डिसेबिलिटी है उसको कोई, तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने के लिए किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा, यानी कि जो ट्रांसलेटर होते हैं उनकी भी सहायता लिया जा सकता है। परंतु यह कि यदि कथन करने वाले व्यक्ति अस्थायी, स्थायी रूप से, मानसिक रूप, शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो किसी द्विभाषीय विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। अब यहाँ पे जो ऐसा व्यक्ति है जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था वो क्या है? अस्थायी या स्थायी रूप से या फिर मानसिक रूप से क्या है? शारीरिक रूप से निःशक्त है, यानी डिसेबल पर्सन है। तो वहाँ पर जब उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे किसके द्वारा? न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। तब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो उसकी वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी, यानी कि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है तो वहाँ पर वीडियोग्राफी के माध्यम से उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, जो भी वहाँ पे स्टेटमेंट दिए जाएंगे। और द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता, यानी जो ट्रांसलेटर्स होते हैं उनके माध्यम से जो यहाँ पे स्टेटमेंट किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे वीडियो फिल्म की तैयारी की जाएगी। उसके बाद ऐसे किसी व्यक्ति के जो स्थायी अस्थायी रूप से, मानसिक रूप से निःशक्त हैं, खंड का के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 में यथा विनिर्देश मुख्य परीक्षक के स्थान पर कथन समझा जाएगा और ऐसा कथन करने वाले विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना इस कथन की प्रतिपरीक्षा की जाए। यानी कि जो इसकी वीडियो फिल्म तैयार की जा रही थी तो वहाँ पर क्या है? इसकी प्रतिपरीक्षा भी की जा सकती है।
ये हो गया पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, ठीक है ना। कन्फेशन आपका रिकॉर्ड हो गया, स्टेटमेंट आपके रिकॉर्ड हो गए हैं। तब इन दोनों को जब यह रिकॉर्ड करता है, मान लीजिए जो मामले की अधिकारिता नहीं थी जिस मजिस्ट्रेट को, उसने ऐसे कथन को रिकॉर्ड किया, तब वो क्या करेगा, इस धारा के अधीन संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके मामले की जाँच या विचारण किया जाना है, ठीक है। जिसने ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उसकी अधिकारिता ही नहीं थी जो मामले की जांच या विचारण करने की, तो जिस मजिस्ट्रेट के पास ऐसी अधिकारिता है, ये जुरिस्डिक्शन है जांच या विचारण करने का, मामले को सुनवाई करने का, उस मजिस्ट्रेट को क्या किया जाएगा, जो ऐसा कथन अभिलिखित किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसके द्वारा, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी महानगर मजिस्ट्रेट का जो ऐसे रिकॉर्ड किया गया है उसको भेज दिया जाएगा उस अभिलिखित जो किया गया संस्वीकृति को, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 164 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और सेक्शन 164 को एक बार फिर से रिवाइज करें तो सबसे पहले जो आपने देखा था जो उपधारा 1 है, उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि इसको पावर किसको दिया गया है, महानगर मजिस्ट्रेट को, ठीक है ना। जल्दी मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। महानगर मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कब रिकॉर्ड कर सकता है, जो अन्वेषण के दौरान कर सकता है या फिर जांच या विचारण के प्रारंभ होने के पहले कर सकता है, जो ट्रायल चलने वाली है या फिर इंक्वायरी होने वाली उसके पहले किसी भी समय क्या किया सकता है, संस्वीकृति को अभिलिखित किया जा सकता है। यदि अभियुक्त व्यक्ति अधिवक्ता की उपस्थिति में क्या किया जाएगा, दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अभिलिखित किया जा सकता है ऐसी संस्वीकृति को, ठीक है। कुछ किसी ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं किया जाएगा जिसको मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गई है। अब मजिस्ट्रेट जब रिकॉर्ड करेगा तो अभियुक्त से कहेगा ये जो आप कन्फेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके खिलाफ ये सबूत के रूप में उपयोग लाया जा सकता है, ठीक है ना, साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। यदि आप चाहें तो आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ पर स्वेच्छा से होनी चाहिए, ये चीज़ वॉलंटरली होनी चाहिए। और सेक्शन उपधारा 3 में यहाँ पे ये बता दिया गया है कि यदि वह इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस की अभिरक्षा में निरोध की प्राधिकृत नहीं करेगी कि आप कस्टडी में रखें, ठीक है। यदि नहीं करना चाहता तो उसको छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद उपधारा 4 में मैंने बता दिया है किस रीति में ऐसा अभिलिखित किया जाएगा। सेक्शन 281 में जो जैसा एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है अभियुक्त का उसी रीत में किया जाएगा। उपधारा 5 में बता दिया गया संस्वीकृति से भिन्न कोई ऐसा स्टेटमेंट किया जा रहा है तो वहाँ पर किया जाएगा। 376 रेप वाले मामले हैं वहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, कथन के रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद जो मामले की अधिकारिता ना रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति को रिकॉर्ड किया गया है तो वहाँ पर ऐसे मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिसकी अधिकारिता है जांच या विचारण करने के मामले की, ठीक है। अब यहाँ पे 164A, अब यहाँ पे जिसके साथ बलात्कार हुआ है, ठीक है ना, बलात्संग हुआ है, बलात्संग पीड़ित जो है उसकी क्या होगी, चिकित्सीय परीक्षा होगी। जिसके साथ रेप हुआ है जिस महिला के साथ तो उसकी क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की जा रही है सेक्शन 164A में। तो जो सेक्शन 164A है वो कब जोड़ा गया था, जैसे 2005 के यहाँ पे अमेंडमेंट है, 2005 का अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे इसको जोड़ा गया था 164A। अब इसी के साथ आपको एक सेक्शन और पढ़ना है, कौन सा, 53A जो अभियुक्त के मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है। तो 164A तो हो गया आपका जो पीड़ित है, ठीक है ना, पीड़ित को यानी कि जो रेप विक्टिम है उसकी यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है। और 53A, ठीक है, 53A में क्या बताया गया, अभियुक्त की यहाँ पे परीक्षा की जा रही है, मेडिकल एग्जामिनेशन करने की बात की जा रही है। और आपने जो सेक्शन 164 पढ़ा, ठीक है ना, तो आप उसको जोड़ सकते हैं, कहाँ से लिंक कर सकते हैं आप, सेक्शन 25 ऑफ पोक्सो एक्ट, ठीक है ना। पोक्सो में भी सेम ऐसे लिखा हुआ है, सेम प्रोविजन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट द्वारा जो बालक के कथन रिकॉर्ड किए जाते हैं तो वहाँ पर सेक्शन 25 में है। और उसी प्रकार से आप यहाँ पे 164A जब पढ़ रहे हैं तो 164A में भी कहा है बालक की परीक्षा की जाती है पोक्सो, ठीक है ना। पोक्सो में कहा है सेक्शन 27, सेक्शन 27 में क्या है कि जो बालक है उसकी परीक्षा की जाती है। और यहाँ पे 164A में जो बलात्संग पीड़ित व्यक्ति है यानी जो रेप विक्टिम है उसकी यहाँ पे परीक्षा की जा रही है, चिकित्सीय परीक्षा नहीं, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है। और मेडिकल एग्जामिनेशन 27 पोक्सो में बालक का, ठीक है। यहाँ पे आप लिंक करके पढ़िए और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
अब 164A क्या बात करता है कि जहां ऐसे प्रकरण के दौरान जो हम बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयत्न करने का अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है, यानी कि ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि या तो बलात्संग है या फिर बलात्संग करने का प्रयत्न किया गया है, तो उसका जो जांच की जा रही है तो उस स्त्री के शरीर का जिसके साथ ऐसे घटना घटी है, ठीक है, तो जिसके साथ बलात्संग किया जाना या फिर किया जाने का प्रयत्न करना अविकथित है कि उसके साथ ऐसा किया गया है, तब वहाँ पे किसी चिकित्सीय विशेषज्ञ की से परीक्षा कराना प्रस्थापित है। वहाँ ऐसी परीक्षा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित, यहाँ पे आप कुल मिला के बात करें तो आपको 24 घंटे के अंदर आपको भेजना होगा, ठीक है। 24 घंटे के अंदर आपको कहाँ भेजना होगा? रजिस्ट्री के जो चिकित्सा व्यवसायी है यानी कि डॉक्टर है उसके पास आपको भेजना होगा कि आप उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। अब यहाँ पे जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा तो रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास वह स्त्री भेजी जाती है बिना किसी विलंब के उसके शरीर की परीक्षा करेगा, यानी कि कोई भी ऐसी देरी नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे के बाद वो जो एविडेंस रहते हैं वो क्या है समाप्त हो जाते हैं लगभग, ठीक है। तो वहाँ पे बिना किसी विलंब के 24 घंटे के अंदर अब उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा और यहाँ पे एक परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरा दिए जाएंगे, ठीक है ना। जो परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसमें क्या क्या लिखा रहेगा? जो स्त्री है उसका, उस व्यक्ति का जो उसे लाया है और नाम पता, ठीक है ना। तो नाम पता किसका होगा? जो स्त्री है जिसके रेप विक्टिम उसका, ठीक है ना। और उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम पता होगा जिसने उसको लाया है। उस स्त्री की एज लिखी होगी, डीएनए प्रोफाइल वगैरह हो गया, ठीक है। स्त्री के शरीर पर क्षति है तो उसका चिन्ह क्या है, स्त्री की साधारण मानसिक दशा, उचित ब्यौरे सहित, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इस धारा की किसी बात का अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह स्त्री की सहमति के बिना, उसकी ओर से सहमति देने के सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा विधिमान्य बनाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस धारा की कोई भी बात, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं उसका यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि जो ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो उस स्त्री की सहमति के बिना उसकी ओर से या फिर उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति के सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधिमान्य बनाती है। उसके बाद अब यहाँ पे 164 सबसे पहले पढ़ते हैं हम 53A। अभी हमने पढ़ा था रेप विक्टिम वाले की, ठीक है, जो रेप से पीड़ित व्यक्ति है, बलात्संग जिसके साथ हुआ है उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा था। अब यहाँ पे क्या है, जो अभियुक्त व्यक्ति है, बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने की, ये सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी है लेकिन ये अभियुक्त के उसमें लिखा हुआ है। अब ये जो अमेंडमेंट है वो कब का है? 2005 का ही है, ठीक है। ये भी 2005 में ही ऐड हुआ था। अब यहाँ पर जो व्यक्ति है उसके भी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें भी अभियुक्त का नाम होगा, उस व्यक्ति का जो उसे लाया है नाम पता, अभियुक्त की आयु, क्षति होगी जो भी, डीएनए प्रोफाइल वगैरह, उचित ब्यौरे जो भी है, ये सारी चीज़ें उसके वहाँ पे उससे लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें 166A, ठीक है ना। इसके बीच के जो भी सेक्शन छोड़ गए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है इसको। तो 166A भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र, ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या होती है कि यहाँ पे यदि मान लीजिए जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में, जैसे मान लीजिए या तो पाकिस्तान में हो गया, चीन में हो गया, किसी अभी अन्य देश में हो गया, तो वहाँ पर क्या करना है, कोई सक्षम प्राधिकारी को वहाँ पे अनुरोध पत्र भेजना है। किसके लिए? एक वहाँ पे अन्वेषण करने के लिए। तो इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी अपराध के अन्वेषण के अनुक्रम में अन्वेषण अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ कोई अधिकारी, यानी कि जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको ऐसा लगता है या फिर उससे ऊपर का कोई अधिकारी है, वो क्या करता है, वो आवेदन करता है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान में साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है, यानी कि किसी मामले की जांच कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि भारत के बाहर कोई ऐसा साक्ष्य मिल सकता है, तो दांडिक न्यायालय अनुरोध पत्र भेजकर, तो कोई दांडिक न्यायालय क्या कर सकता है, जो क्रिमिनल कोर्ट है वो अनुरोध पत्र यानी कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजता है उस देश या स्थान के ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी से जो ऐसे अनुरोध पत्र पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, और अनुरोध कर सकता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की मौखिक परीक्षा करे जिसके बारे में यह अनुमान है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत है, ठीक है। तो जो मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना, इसने अपराध किया
और यहाँ के भारत की कोर्ट ने क्या किया है, इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है यहाँ पे पुलिस के द्वारा। अब पुलिस ने क्या किया है कि इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो इसके जो एविडेंस है वो चीन से आ सकते हैं, ठीक है ना, चाइना से आ सकते हैं। चाइना में कोई व्यक्ति है जो ऐसे मामले के तथ्यों परिस्थितियों से अवगत है, तो वहाँ पे इसको क्या किया जाना चाहिए, इसकी परीक्षा की जानी चाहिए। तब यहाँ पे जो यहाँ की जो कोर्ट है, ठीक है ना, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजता है उस चाइना के ऐसे कोर्ट को, ठीक है, तो ऐसे कोर्ट को भेजता है जो कि ऐसे सक्षम है उस मामले के जांच के लिए, ठीक है ना। मौखिक परीक्षा करने के लिए यह क्या कर सकता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज सकता है। लेकिन कौन भेजेगा, कोई क्रिमिनल कोर्ट ही भेज सकता है, दंडिक न्यायालय ही भेजेगा, कि पुलिस वाले नहीं भेजते, ठीक है ना। उनके ऐसा लगता, पुलिस को क्या लगता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर ऐसे मामले की तथ्यों परिस्थितियों से कोई व्यक्ति अवगत है, तो वहाँ पे कोर्ट के पास जाएंगे कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाए, तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वहाँ पे कोर्ट दांडिक न्यायालय के द्वारा भेजा जाएगा। और ऐसे न्यायालय को भेजा जाएगा उस, जैसे चाइना वाले में था, तो चाइना के ऐसे न्यायालय को भेजा जाएगा जो सक्षम हो ऐसी परीक्षा करने के लिए। तो मौखिक परीक्षा करने के लिए यहाँ पे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जा सकता है। अब ऐसी परीक्षा कंफर्म दिए गए कथन को अवलिखित कर सकते हैं वह कोर्ट, और ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति को उस मामले से संबंधित दस्तावेज या चीज़ पेश करने की अपेक्षा कर सकता है, कि वहाँ पे जो चाइना में व्यक्ति है उस क्या कर सकता है उससे कोर्ट, कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप पेश करें, जो भी अपेक्षित डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसी चीज़, ऐसा पत्र भेजें भाई न्यायालय को अग्रेसित कर दिया जाएगा, यानी कि चाइना की जो कोर्ट है वहाँ से फिर से भेज यहाँ पे भारत की कोर्ट में भेज दिया जाएगा। अनुरोध पत्र ऐसी रीति में पारित किया गया जो केंद्र सरकार इस निमित्त निर्दिष्ट करे, यानी कि केंद्र सरकार जो भी ऐसा रीति बनाती है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के लिए, तो उसी प्रकार से यहाँ पर किया जाएगा, यहाँ पारित यानी भेजा जाएगा। अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ये आपका सीपीसी में भी है। सीपीसी में कहाँ पर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, अदरवाइज मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो भारत के बाहर भेजा जा रहा था, लेकिन भारत के बाहर से किसी देश से, यानी कि चाइना से कोई चाइना की कोर्ट यहाँ पे मान लीजिए करती है, भारत में किसी कोर्ट में यहाँ पे भेजती है, तो वहाँ पे कैसा 166B में बताया गया है। तो भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय प्राधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट 166A में भेजा रहा था वो भारत से भेजा जा रहा था, लेकिन जो 166B है वो कहाँ से भेजा जा रहा है, भारत के बाहर से आ रहा है भारत की कोर्ट में। तो वही चीज़ है, ठीक है ना। आप यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे हेडिंग आप जरूर याद रखेगी, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, हेडिंग ही पूछी जाती है मैक्सिमम इसमें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 167, यदि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं होता तब वहाँ पर उस क्या प्रोसीजर होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।